अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करें एक चीज़ की जो भी मैं रोज़ ही सुनती हूँ। मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं जी कॉन्स्टिपेशन का इलाज बता दी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन सिम्टम है, इजहार है बॉडी का कि बॉडी में जो मसला है कुछ और चल रहा है और वो अपना जो इजहार है तकलीफ का वो इस तरह से कर रहा है। आज हम कॉन्स्टिपेशन की वजूहात पे ही बात करेंगे, रीजंस पर, और ये बात करेंगे कि आप खुद को सेल्फ डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और सेल्फ करेक्शन की तरफ भी कैसे जा सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको उसकी नो हाउ हो सकती है। Constipation, contrary to the popular opinion, is not just a lack of fiber. Constipation can be a lot of other things. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है और जिसको ये कि ऑटोमेटिकली वो प्रोसीड कर रहा होता है। नॉर्मली समझा जाता है कि उसके सिर्फ दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो फाइट फ्लाइट करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो हीलिंग करता है, डाइजेशन ईज करता है। एक तीसरा हिस्सा भी है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि सारे का सारा नर्वस टिश्यू है और सारे के सारे आपके गट को वो प्रोवाइड करता है। आपके गट में आपकी स्पाइन से, जो कि मशहूर है नर्व्स के लिए, उससे ज्यादा नर्व्स होती हैं। आपकी जो वेगस नर्व है वो बाई डायरेक्शनल है, वो दिमाग से गट में, गट से दिमाग में जा रही है। यानी इफ समथिंग इज रॉन्ग हेयर, something will definitely go wrong here, and if something gets wrong here, it will definitely go wrong there। इससे जिन लोगों को गट डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डिप्रेशन यकीनी होता है, और जिन लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी होता है उनका गट खराब हो जाता है। इट्स बाई डायरेक्शनल। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपके पास बॉडी में हाजमे का निजाम रुक गया है, अनडाइजेस्टेड मैटर इकट्ठा हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, यानी बाल मूवमेंट्स नहीं हो रही, आंतों में जो स्मूथ मसल हैं, विलाय हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करे, खाने को, अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर को डाइजेस्ट करके, उसको हजम करके, उसको प्रोपेल नहीं करे, उसको मूव फॉरवर्ड नहीं करे कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अब इसके कॉजेस की तरफ हम आ जाते हैं। नंबर वन कॉज आपके पास ये हो सकता है, ऊपर से शुरू से स्टार्ट करते हैं, कि कहीं आपके पास जो स्टमक है उसमें तेजाब कम तो नहीं बन रहा। स्टमक का काम है कि जब वो खाना खाए तो उसमें ठीक ठाक तेजाब सिक्रीट होना चाहिए, ताकि वो खास करके प्रोटीन को तोड़ने के लिए ज्यादा तेजाब चाहिए होता है, उसको वो डाइजेस्ट कर सके, उसको तोड़ सके। और ये तेजाब, ये एसिड एक और काम भी करता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी किल करता है। स्टमक में इन्फेक्शन नीचे नहीं जा सकता आंतों में। जब स्टमक में तेजाब किसी भी वजह से कम होगा आपके पास, इस पर मैं पहले भी वीडियोस कर चुकी हूँ, तो आपके पास खाना भी ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड मैटर नीचे जाएगा, बल्क ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर नीचे आंतों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और माइक्रोब्स भी ठीक तरह किल नहीं होंगे। अब जब माइक्रोब्स ठीक तरह किल नहीं होंगे तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, सीबो। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का काम 90% डाइजेशन होता है और फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया वाला काम, खाने की फर्म, वो बड़ी आंत का होता है। जब वो काम छोटी आंत में शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको होगी कॉन्स्टिपेशन। नंबर टू रीजन आपके पास अब क्या हो सकता है, पेंक्रियास। पेंक्रियास आपके पास मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सिक्रीट करता है। अगर पेंक्रियास ठीक तरह एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा, यही पेंक्रियास नहीं एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पंप करने होते हैं खाने की डाइजेशन के लिए, तो भी आपके पास खाने की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नंबर थ्री रीजन, बाइल। आपके पास वो फ्लूइड है जिसमें बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल एंजाइम्स होते हैं, जो लिवर में बनता है, वहां से पित्ते गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां से आपके पास आंतों में जाता है, आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, और सबसे बड़ा काम जो वो करता है, बड़ी आंत, कोलन, उसकी लेयर को हाइड्रेटेड, लुब्रिकेटेड, नमी उसमें रखता है, उसको मॉइस्ट रखता है। अगर बड़ी आंत, कोलन, जहां से अल्टीमेटली फीसेस आपका एक्सपेल होना है, पखाना बाहर निकलना है, वो लुब्रिकेटेड नहीं होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। बाइल की कमी तो नहीं है कहीं आपकी बॉडी में। और बाइल की कमी बाय द वे उन लोगों को भी होती है जो खाने में फैट, गुड फैट बहुत ज्यादा कम लेते हैं, क्योंकि फैट जब आप खाने में लेते हैं वो खुद बाइल की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह जब जरूरत से ज्यादा बाइल हो तो आपको डायरिया हो जाता है। यही रीजन है जो लोग बहुत ज्यादा चीट डे पर जंक फूड वगैरह खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो अनवांटेड फैट ले लेते हैं, तो अगले दिन उनको डायरिया हो जाता है, क्योंकि बाइल का ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास एक रीज़न हो सकती है, कोलन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्योंकि काम डाइजेशन नहीं है, फर्मेंटेशन है, गुड बैक्टीरिया के थ्रू खाने की फर्मेंटेशन करना है, तो जब कोलन में गुड बैक्टीरिया
कम होंगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास कॉन्स्टिपेशन होगी। ये सारे आपके पास रीजंस हैं कि आप चंद कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट चीज़ की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ। आपके पास अगर बॉडी में B1 विटामिन कम है तो आपकी आंतों का पेरिस्टालसिस, वो जो मूवमेंट है जिसने खाना प्रोपेल करना है, वो अफेक्ट होगा। पेरिस्टालसिस रुक जाएगी, डाइजेस्टेड मैटर जो है अनडाइजेस्टेड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वो वहीं पे जम जाएगा और आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। क्योंकि जो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स आपके गट को कंट्रोल कर रही हैं, उन्होंने केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर यूज करना होता है एसिटाइल कोलिन पेरिस्टालसिस के लिए, वो B1 पर डिपेंड करता है। अगर B1 नहीं होगा तो आंतों की मोटिलिटी भी कम होगी और गैस्ट्रिक यानी स्टमक की मोटिलिटी भी कम होगी, जिस कंडीशन को गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। इस पर मैं पहले एक बड़ी मेडिकल वीडियो कर चुकी हूँ। गैस्ट्रोपेरेसिस भी हो जाएगा आपको, स्टमक की भी मोटिलिटी कम, B1 की कमी से कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ B1 की कमी और आपको पता ही नहीं है, और आपके आंतों की भी मोटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। और यही रीजन है कि जो डायबिटिक्स होते हैं वो अक्सर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, क्योंकि डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी की वजह से B1 की कमी होती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड, रिफाइंड शुगर, कार्ब, सिंपल शुगर्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सिंपल शुगर्स, रिफाइंड कार्ब आपकी बॉडी से B1 और जिंक को निकालते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो डायबिटिक्स और जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं वो भी अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि कहीं B1 की कमी की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही है। और कॉन्स्टिपेशन में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप डायग्नोज नहीं कर लेते। फाइबर आप सिर्फ तब लें जब कोलन में गुड बैक्टीरिया कम होने की वजह से है, ठीक है, तब भी आपने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, क्योंकि जब गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो साथ बैड बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। सबसे पहले थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा, फाइबर आपने एकदम से कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा लेना, खास करके अगर आपको हेमराइड्स हैं, आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, पखाने में आपको खून आता है, आपको किसी भी किस्म की फूड सेंसिटिविटीज़ या एलर्जीज़ हैं, आपको सीबो डायग्नोज हो गया हुआ है, आपको ब्लोटिंग है खास करके कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो आपने एकदम से फाइबर पे जंप नहीं करना, बल्कि अपनी आंतों को रेस्ट दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं। क्योंकि जो आपका खाना है वो 35 से 45 घंटे लगाता है पूरे जिस्म से यहाँ से लेकर कोलन तक प्रोपेल होने में। उसको टाइम दें कि वो अपने आप को हील कर सके, उसको हीलिंग के लिए टाइम दें। अब लंबी लंबी 18-18, 20-20 घंटे की स्टार्ट में 1-1.5 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और फाइबर अपने पास थोड़ा सा कम रखें। नॉर्मली जिन लोगों में इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, उनमें ये तरीका सबसे जल्दी असर करता है, बाकी केसेस में भी करता है, क्योंकि इंसुलिन कम होने की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है और बॉडी जो है वो हील होना शुरू हो जाती है। जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते रहे एकदम उनके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई है, वैसे तो एंटीबायोटिक्स जब भी लें साथ प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए, वो आपको हील कर सकती है। अगर आप बहुत अरसे से ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड ये सब ले रहे हैं, इसका मतलब है स्टमक एसिड कम था, अपने आप को खुद डायग्नोज करें। अब अपने स्टमक एसिड बढ़ाएं। ACV वाली जूस रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ किस तरह से आपने बढ़ानी है ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन है जो हील हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हीलिंग और डाइजेशन वाला और रिपेयर वाला सिस्टम, वो इनएक्टिव हो जाता है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखें। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो भी बाल मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं, पानी का इंटेक चेक करें। आप वॉक करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, खास करके सुबह खाली पेट, आपकी जो लिम्फेटिक्स है, लिम्फ फ्लो है, और आपका जो बाल में जो लिम्फ फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो भी रेगुलेट होती है। बहुत सारे लोगों की कॉन्स्टिपेशन सिर्फ पानी पीने से और सुबह नाश्ते से पहले 1-1.5 घंटा वॉक करने से ही ठीक हो जाती है। नींद का अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप रात को देर से सो रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हाई होती है, स्पेशली वो लोग जिनकी बॉडी में ऑलरेडी बैड बैक्टीरिया है, उनमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। फैट अगर कम ले रहे हैं, गुड फैट ख्याल रखें। गुड फैट ज़्यादा लेके हो सकता है आपका बाइल फ्लो रेगुलेट हो जाए। रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स लें थोड़ी अरसे के लिए एज अ सप्लीमेंट, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन उससे भी ठीक हो सकती है। और अगर आप बहुत अरसे से सिर्फ जंक फूड ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में रॉ फूड की गुड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी हो। तो एकदम बहुत ज़्यादा फाइबर अगर बॉडी बर्दाश्त नहीं करी, बहुत अच्छे पेंक्रियाटिक मल्टी एंजाइम सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनका कंजम्पशन करें थोड़ी देर के लिए, कॉन्स्टिपेशन आपकी रिलीव हो जाएगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है। सो कॉन्स्टिपेशन को बीमारी नहीं, बीमारी का सिर्फ एक इजहार समझें और बीमारियों की जड़ तक पहुंचे और उनको जड़ से खत्म करें। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।